बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। एमसीक्यू आज मैं आपको बताऊंगी साइकोमेट्रिक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। आज की वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी किसी भी किस्म के एग्ज़ाम के लिए जो कि आप देंगे अपनी जॉब के लिए या पीपीएससी के लिए, एफपीपीएस के लिए या सीएसएस की साइकोलॉजी के लिए। तो इन सारे को आप ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द 20th सेंचुरी वाज। 20th सेंचुरी में आपको पता है कि जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी और उस टाइम जो था टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो थी उस पर काम किया जा रहा था। सो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि द डेवलपमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। यानी कि जो पहला है इसका वो क्या है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। उस वक्त डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज टू। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं हेल्प टू मेक डिसीजन अबाउट पीपल, प्रमोट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ऑल अबव। ये ऑल अबव जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये सारे पर्पसेस के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यूज़ होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, दूसरा आपकी जो क्लियरेंस के लिए होता है, और तीसरा ये कि आप अपने पेशेंट के बारे में क्लियर कट डायग्नोसिस दे सकते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जॉन मैकेन कैटल कॉइंड द टर्म मेंटल टेस्ट इन विच डिकेड। यानी कि मेंटल टेस्ट की जो फर्स्ट टर्म यूज़ की गई थी जो कि जेम्स कैटल ने यूज़ की थी वो जी 1819 से 1899 के दरमियान जो थी वो यूज़ की गई थी और मेंटल टेस्ट के नाम से मशहूर किया गया था जो भी वो किस्म किस्म का प्रोसीजर करते थे। ठीक है जी, द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सिम्पसन और बीने ने डेवलप किया था। बीने जो था उन्होंने इसको फाइनल फॉर्म दी थी और सिम्पसन जो उनके को वर्कर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने इसको डेवलप किया था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को। ये क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट सुना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को सही से याद रखिएगा। उसके बाद जी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय। उन्होंने पूछा है फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का पूछा है तो इसमें आप बीने और सैमसन नहीं लगाएंगे बल्कि आप स्पेयरमैन लगाएंगे। स्पेयरमैन जो है उन्होंने दी थी जो फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पेयरमैन ने दी थी। ठीक है, जबकि जो है बीने ने क्या किया था, काम किया था इसके ऊपर, और बाकी जो सारे नेम है वो उन्होंने भी सिर्फ इंटेलिजेंस कोटेंट के ऊपर और इंटेलिजेंस को मैयर करने के लिए काम किया था, ना कि थ्योरी दी थी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द एविडेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी ट्रेस बैक टू द। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्टार्ट कैसे हुई थी, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट करके बता देती हूँ ताकि आपको कभी भी ना भूले। ये जो टेस्टिंग थी वो सबसे पहले शुरू हुई थी जब किसी रिक्रूटमेंट के लिए शुरू की गई थी, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के तौर पर शुरू की गई थी चाइना में। चाइना में जो थी कुछ ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट की जाती थी और वहाँ पर क्या थे, कुछ लोगों से रिटन टेस्ट लिया जाता था और कुछ से परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता था। ठीक है, तो वहाँ से जो है ना टेस्टिंग क्या की थी, टेस्टिंग के एविडेंस मिले थे और टेस्टिंग ऑरिजिनेट हुई थी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन इन द एशियन चाइना। एशियन चाइना में जो थी ये टेक्निक सबसे पहले यूज़ हुई थी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द आर्मी अल्फा वॉज। आर्मी अल्फा टेस्ट हमेशा याद रखें कि हायर रैंकिंग के लिए यूज़ होता है और पढ़े लिखे लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि जी डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। उस वक्त बेसिक फार्मूला ये था कि हमारे पास फौज थे, मतलब कि दुनिया के पास फौज थी, लेकिन उनमें दो तरह के लोग थे, एक अनपढ़ और पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोगों से इसलिए अलग किया जाना चाहते थे क्या, ताकि सोल्जर और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को वो अलग कर सकें। ठीक है, अब जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उनको हाई रैंकिंग दी गई क्योंकि उन्होंने आर्मी अल्फा टेस्ट पास किया था, जबकि जो लोग लो रैंकिंग की तरफ थे उन्होंने बीटा पास किया था क्योंकि वो परफॉर्मेंस पे काम करते थे, यानी कि वो परफॉर्मेंस बेस पे काम करते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सो ये हमेशा याद रखिएगा, आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो हमेशा डिपेंड करता है आपकी रीड और राइट कैपेबिलिटी पर। नंबर 8 है हमारे पास जी, स्पेयर्समैन जी रेफर टू। स्पेयर्समैन ने आपको पता है कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। अब इस सारे ऑप्शन जो इन्होंने दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्पेयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। जी वैसे रेफर करता है जनरल इंटेलिजेंस को। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्पेयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो कि हमारे पास है,
के रॉ स्कोर एंड लीनियर ट्रांसफॉर्म्ड स्कोर बेस्ड ऑन देम हैव, यानी कि रॉ स्कोर और लीनियर ट्रांसफॉर्म्ड स्कोर यानी कि जिसमें फॉर्मूला लग जाता है और जो रॉ स्कोर होता है उन दोनों का हमेशा मीन जो होता है वो सेम होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लीनियर ट्रांसफॉर्म्ड जो स्कोर होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि किसी भी किस्म का जो एरर है वो निकाला जा सके। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफॉर्मिंग स्कोर ऑन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज डन प्राइमरली टू एड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर। आपको पता है कि हम क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द स्कोर, यानी कि स्कोर्स को क्यों ट्रांसफॉर्म करते हैं या उसको क्यों ट्रांसपेरेंट करते हैं, ताकि हम जो है बेटर से बेटर रिजल्ट निकाल सकें। इसलिए जी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंसिंग ऑफ टेस्ट स्कोर, यानी कि जो भी रेफरेंसिंग दी जाती है टेस्ट स्कोर की क्राइटेरियन में वो क्या प्रोवाइड करती है। वो बेसिकली हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है इसके मीनिंग की तरफ, यानी कि जो एक हमें डायरेक्ट मीनिंग बताती है कि इस स्कोर का इतना मीनिंग है या इस स्कोर का इतना लेवल होगा या इतना आईक्यू होगा। तो ये जो है इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है जी नॉर्म रेफरिंग टू द टेस्ट स्कोर, यानी कि नॉर्म्स रेफरिंग जो होती है वो क्या करती है, बेसिकली जो नॉर्म्स लिखी होती हैं किसी भी टेस्ट को अप्लाई करने से पहले उसके ऊपर आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है, तो उसको जी कहते हैं नॉर्म रेफरेंसिंग। अब ये इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कंपेयर स्कोर अमंग द टेस्ट टेकर्स, यानी कि आपके जो टेस्ट होते हैं टेस्ट टेकर होते हैं उनके दरमियान जो एक कंपैरिजन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है ए टी स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन गेव राइज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर विद द मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, यानी कि ये एक फार्मूला है टी स्कोर फार्मूला जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट टेस्टिंग में। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली आपको मिलेगा किसी भी किस्म की जो इसकी टेस्टिंग के स्कोरिंग होती है ये उसके ऊपर बेसिकली एमसीक्यूज़ हैं। सो स्कोरिंग की जो भी चीज़ें आएंगी या स्कोरिंग के हवाले से जो क्वेश्चन आएंगे ये उनके बारे में है। उसके बाद जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 परसेंटाइल। परसेंटाइल आप सबको पता है कि क्या होता है। अब परसेंटाइल कहता है परसेंटाइल क्या चीज़ है। परसेंटाइल एक्सप्रेस द पर्सन स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ वेदर इट्स लाई इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर, यानी कि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस स्कोर से आपके कितना अबव जा रहा है कितना बिलो जा रहा है उसको परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15 द जी स्कोर। अब जो जी स्कोर होता है वो क्या कहलाता है, कैन बी कंप्यूटेड व्हेन ईदर एन एस्टिमेटेड ऑफ द मीन और एन एस्टिमेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवेलेबल। जी स्कोर तब निकलता है जब हमारे पास जो है मीन अवेलेबल हो और इसके अलावा हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अवेलेबल हो, तो उनको जब कंप्यूट किया जाता है या उनको जब साथ में मतलब कि ऐड किया जाता है उनको साथ में फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो जी हमारे पास जी स्कोर हासिल होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ स्कोर इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाई अबव अ 7 स्कोर ऑफ 1, यानी कि अबव है तो इसका मतलब है कि इसका जो है 25% क्या है इसका परसेंटाइल आएगा, यानी कि क्वेश्चन 16 का आंसर जो है वो सी है 25 परसेंटाइल। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है जी द वर्डिंग ऑफ several आइटम ऑन द साइकोलॉजिकल टेस्ट मेक इट मोर लाइकली दैट टेस्ट टेकर विल इंडोर्स द येस rather than no ऑप्शन। दिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज क्लेवर आइटम राइटिंग, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट के आइटम्स होते हैं जिनमें जो होता है वो क्लाइंट ही जो होता है या पेशेंट जो होता है वो करते वक्त मजबूर हो जाता है कि मैं इसको येस या नो को टिक करूं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेफरली येस की तरफ जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है क्लेवर आइटम राइटिंग होती है, यानी कि इससे जो होता है साइकोलॉजिस्ट एक किस्म का अंदाज़ा लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 18 सिस्टमैटिक एरर इन अ टेस्ट एक्सर्ट व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन अ टेस्ट स्कोर। ये हमेशा कंसिस्टेंट देता है। सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो हमेशा सिस्टम या ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट में आता है या आपके जो भी कंस्ट्रक्ट है उसमें आता है, तो ये हमेशा कंसिस्टेंट एरर देता है, यानी कि एक चीज़ अगर ख़राब है तो वो तसलसल से ख़राब रिजल्ट ही देगी। कंसिस्टेंट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास अनदर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट द रिलेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज टॉक अबाउट इट्स वैलिडिटी, यानी कि रेलेबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करते वक्त या किसी भी टेस्टिंग को देखते वक्त। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि अगर हम रेलेबिलिटी की कुछ अलग अल्फाज में बात करें और उनका पर्पस एक ही हो तो जो वैलिडिटी जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
टेस्ट रीटेस्ट रिलेबिलिटी इज समटाइम रेफर एज द लॉन्ग टर्म रिलेबिलिटी, यानी कि टेस्ट रीटेस्ट का मतलब होता है कि एक ही टाइम में या डिफरेंट टाइम में जो रिजल्ट है वो सेम आता रहे और बार बार आता रहे, कंसिस्टेंसी बनती रहे, तो ये जी लॉन्ग टर्म रिलेबिलिटी होती है, यानी कि जितनी दफ़ा भी टेस्ट किया जाता है सेम ही रिजल्ट आता है। तो इसलिए जी इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर डज नॉट यील्ड एन एस्टिमेट ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ये नहीं बताती कि इसकी एस्टिमेटेड यील्ड ऑफ रिलायबिलिटी क्या है। तो वो है जी को रिलेटिंग द टोटल ऑफ आइटम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टेस्ट विद द टोटल आइटम इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टेस्ट, यानी कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि अगर आप को रिलेशन बना रहे हैं, हाफ आपने पहले स्कोर लिख लिया और हाफ आपने बाद लिखा, फिर उसके बाद को रिलेशन बनाए, तो वो जो होती है टेस्ट की रिलायबिलिटी को यील्ड नहीं करती, टेस्ट की रिलायबिलिटी को कम कर देती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है 22 में वो कहता है जी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या चीज़ होती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमेशा बेस करती है थ्योरी के ऊपर, यानी कि जो भी थ्योरी है या जो उसका कंस्ट्रक्ट हमने दिया हुआ है, बेसिकली वैलिडिटी उस पर पूरा उतर रही है कि नहीं उतरी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी डिसीजन ऑफ थ्योरी या डिसीजन थ्योरी एक ही बात है। ठीक है जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है टू शो सम एविडेंस ऑफ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अ टेस्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट शुड शो डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड यंगर चिल्ड्रन, यानी कि जी अगर आपके किसी भी टेस्ट में मॉरल डेवलपमेंट का एक टेस्ट है, उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, आपको पता है कि मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें वो बताता है कि हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट होती है वो एज वाइज होती है, लेवल वाइज होती है, तो हमें ये बात सही पता चल जाएगी कि इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी तभी वैलिड है कि जब दोनों के स्कोर में, दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाए, ओल्डर एज और यंगर एज में। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, हैविंग प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ आर टेस्ट, यानी कि वो कह रहा है कि अगर हमने एविडेंस प्रोवाइड करना हो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किसी भी टेस्ट की, तो हम क्या चीज़ देखेंगे। इसका जी ऑप्शन सी करेक्ट है। सी जो है करेक्ट है, यानी कि मीन्स नो फर्दर वर्क ऑन वैलिडिटी इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपका जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उसका एविडेंस आपने प्रोवाइड किया तो इसका मतलब है कि आपने बता दी है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की और वैलिडिटी रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी किस्म का काम ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। अगर हमने किसी टेस्ट की वैलिडिटी को एग्जामिन करना है, सबसे पहले जी इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, हेल्प रिफाइनिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑपरेलाइजेशन इन द टेस्ट, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ पर ऑपरेट कर रही है। एक्सटेंड द रेंज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट, यानी कि कितने, अगर एप्लीकेशन का रेंज का मतलब होता है कि कितने लोग कितने टाइम में इसको मतलब कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड अ बेटर टेस्ट, तो ये सारे जो हैं इसके करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू डिटर्मिन, यानी कि सबसे पहले अगर हमने कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ये एक पूरा चैप्टर है साइकोमेट्रिक्स में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ पर टेस्ट बनाने जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी, अब आप किस चीज़ को मुहैया करने जा रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो किस चीज़ को मुहैया करेगी, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, द मेंटल मेजरमेंट ऑफ ईयर बुक इज, यानी कि मेंटल मेजरमेंट ईयर बुक एक बुक है जिसमें जी बताया जाता है अ कैटलॉग ऑफ टेस्ट रिव्यूज, यानी कि इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट प्रैक्टिसेस में अपने टेस्ट अप्लाई करते हैं, उनके बारे में रिव्यू लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर टेस्ट का रिव्यू मौजूद होता है कि कौन सा टेस्ट कितने हद तक इफेक्टिव है या कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ जवाद्स इंटेलिजेंस कोटेंट इज 100 वी नो दैट ही हैज़, यानी कि अगर जो है उसका 100 कोटेंट आ जाए इंटेलिजेंस का, तो आप बताएं कि आपके ख्याल से क्या है, यानी कि अगर वो है तो हम बताएंगे कि किस तरह से उसने इंटेलिजेंस कोटेंट की बात की है, तो एकदम से पहले ये बात याद रखिए कि इंटेलिजेंस कोटेंट होता क्या चीज़ है। कि उसने IQ की बात की है, IQ वो बता रहा है कि 100 है, ठीक है, अगर IQ 100 है तो इसका मतलब कि वो जो बच्चा है या वो जो आदमी है उसकी जो मेंटल एज है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ मैच करती है। ठीक है, यानी कि हम कभी भी कोटेंट जब निकालते हैं इंटेलिजेंस का तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन एबिलिटी टू मैनेज योर ओन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड, यानी कि आप अपनी थिंकिंग को जो खुद मैनेज करते हैं और दूसरा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन निकालते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है या वो एबिलिटी क्या कहलाती है। तो ये
स्किल है मेटाकॉग्निशन स्किल। ऐसा स्किल होता है हमारे अंदर जो कि हम अपनी थिंकिंग खुद से सोचते हैं, यानी कि हम जब खुद से सोचते हैं अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा हम खुद से जो सोल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम को विदाउट एनी हेल्प, उसको कहते हैं कि मेटाकॉग्निशन। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। Which of the following is the part of Wechsler definition of intelligence? यानी कि जी वेस्लर ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, बेसिकली ये बात याद रखें कि वेस्लर का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो एडल्टहुड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो एडल्ट है वो यूज़ करते हैं वेस्लर के इंटेलिजेंस टेस्ट को। तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या होती है कि हमारी एबिलिटी टू इफेक्टिवली डील विद द एनवायरनमेंट। आप अगर गूगल पर भी इसकी डेफिनेशन सर्च करेंगे वेस्लर की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, तो आपको पता चलेगा वो बेसिकली एबिलिटीज़ की बात करता था कि इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं कूप करने की या किसी भी चीज़ को हैंडल करने की। ठीक है जी। उसके बाद है जी 31 क्वेश्चन, इसमें कहता है इन बीने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टर्म आइटम्स इंक्लूड एट ईच एज लेवल वर दोज विच। यानी कि वो कहता है कि बीने का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो आपको पता है कि बीने का इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो क्या करता है, वो सब लोगों के लिए है, यानी कि वो जो है छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, ये मैयर करता है कि किस तरह से कौन से लेवल पर बच्चा किस तरह से मेंटल उसकी एज क्या है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ मैच करती है या नहीं करती। तो इसमें लेवल वाइज टेस्ट है। तो इसका मतलब है कि ये क्या करता है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ए यानी कि वुड बी आंसर्ड बाय एन एंड ईज चिल्ड्रन ऑफ द एज, मतलब कि बच्चा जिस एज का होगा वही उस चीज़ को आंसर कर सकेगा सिर्फ। ठीक है जी। उसके बाद जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप में से किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं ओनली साइकोलॉजी रिलेटेड। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।